पीबीएसपी का जो हमारा उद्देश्य है कि मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, तो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जब हमने इस पर तय किया और इस काम को करना है, इसकी प्रारंभिक जानकारी हमारे धीमंत रमेश चंद्र जी जो रिटायर्ड आईएफएस हैं और हमारे पीबीएसपी के बहुत मजबूत पिलर हैं, उन्होंने ये सब जानकारी जब हमको प्राइमा फेसी प्रारंभिक तौर पर दी, तो उसका हमारे धीमंत पीआर अम्बेडकर साहब के आदेश पर, उनके निर्देशन में हम लोगों ने इस पर छानबीन करने की कोशिश की और इस लेबर लॉ को, लेबर एक्ट को पढ़ने की कोशिश की। जब पढ़ने की कोशिश की और बहुत समझा, तो हमारे जो साथी है धीमंत श्याम सुंदर जी, वो आगरा में ही रहते हैं और सौभाग्य से मैं भी आगरा में रहता हूँ, तो मैंने धीमंत श्याम सुंदर जी को बुलाया और लेबर कमिश्नर के ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से हम लोग गए और वहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर से मिले और वहाँ पर जो कंसेंट ऑफिस इंचार्ज है मनीष तिवारी करके, उससे भी हम लोग मिले। उससे मिलने के बाद पता चला कि उसने बहुत सारी चीजें हमको जो अंधेरे में रखी हुई थी, वो बाकायदा हमने सब रिटेटेड निकाला, फॉर्म निकाले, तो हमको जानकारी उसकी प्राप्त हुई। तो मैं आपको बता दूं कि जब वहां गए और वहां आकर के जब हमने अध्ययन किया उनके कागजों का, उस चीज को जब पढ़ा, तो जानने में आया कि दो तरीके की लेबर है, एक स्किल्ड लेबर और एक अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जो पूरी तरीके से किसी पर्टिकुलर काम करने में जो दक्ष है, काम करने में जो एक्सपर्ट है, दैट इज द स्किल्ड लेबर। और एक वो जो दिहाड़ी मजदूर है और वो कहीं भी मतलब किसी पर्टिकुलर काम में स्किल्ड नहीं है। आज वो खेत काटने का काम कर रहा है, कल वो जो है ठेल लगाने का काम कर रहा है, परसों बिजली का काम करे आया है, लेकिन वो अपना टेम्परेरी काम करे आया है हेल्पर के रूप में। ही इज नॉट स्किल्ड लेबर। तो ये दो तरीके की चीजें लेबर के साथ। फिर एक चीज ये है कि वो जो लेबर है वो संगठित लेबर है और असंगठित लेबर है। संगठित लेबर वो है जो सरकार के किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा है, या लेबर के साथ वो उसमें पीएफ और पीपीएफ का जो प्रावधान होता है उसमें काम कर रहा है, वो तो उसमें जो है संगठित है। और असंगठित लेबर वो है जो कोई हेल्पर के रूप में काम कर रहा है। या देखिए, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, और संगठित लेबर और असंगठित लेबर, ये दो तरीके के लोग हैं जो इस लेबर में काम कर रहे हैं। अब जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है वो उत्तर प्रदेश एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के एक डिपार्टमेंट है ये उत्तर प्रदेश का, उसमें ये जो संगठित जो रजिस्टर्ड पंजीकृत है, वो लेबर जो है पंजीकृत लेबर को क्या क्या फैसिलिटी सरकार के द्वारा मिल सकती हैं, ये हमको और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसी काम को हम आगे करने का काम करेंगे। मैं आपको इसलिए बता दूं कि 95% लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है। अगर ये चीज की जानकारी उनको हो जाए और हम पढ़े लिखे होने के नाते उन लेबर को अगर इस चीज के लिए जागरूक कर दें, तो वो सारा काम अपने आप कर लेंगे। जब सारा काम वो अपने आप कर लेंगे तो आप उनको हक और अधिकार भी दिला पाएंगे और वो पीबीएसपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा। पहला पॉइंट ये कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार मजदूर परिषद द्वारा जो पंजीकृत हैं, उसमें पहला पॉइंट जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो ये है कि मजदूर जैसे राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री, पत्थर लगाने वाला, पत्थर की घिसाई करने वाला और टाइल्स लगाने वाला कामगार, अगर ये कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को स्किल्ड लेबर माना गया है। ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं कि वो जो राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री, पत्थर लगाने वाला, पत्थर की घिसाई करने वाला, टाइल्स लगाने वाला, ये जो लेबर है इसको जो है इसको इस वाली लेबर को स्किल्ड लेबर माना गया है। जो भवन के निर्माण से लेकर के और भवन के काम को पूरा करने तक जो लोग हैं, जो मैं नाम बता रहा हूं, ये लोग स्किल्ड लेबर माने गए हैं। जो उसमें कल्याण बोर्ड में जो पंजीकृत हैं उनको स्किल्ड लेबर माना गया है। स्किल्ड लेबर को क्या क्या फैसिलिटी हैं, इसमें इसको समझने की चीज है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि किसी भी मजदूर के घर पे, वो 18 साल से 60 साल की उम्र का है, किसी भी मजदूर के घर पे
अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो 25,000 रुपए उसके परिवार को दिया जाएगा खर्चा करने के लिए, और अगर बेटा पैदा होता है तो 20,000 रुपए दिया जाएगा। 25,000 रुपए बेटी पैदा होने पर और 50,000 रुपए बेटा होने पर दिया जाएगा, और ये जो पैसा है 2 संतानें होने तक दिया जाएगा। 2 संतानें होने तक दिया जाएगा, चाहे वो 2 बेटियां हों और चाहे वो 2 बेटे हों। ये जमा करने के लिए नहीं है, ये पैदा होने पर खर्च करने के लिए है। दूसरा, इसके अलावा कि अगर मातृत्व लाभ के रूप में पंजीकृत महिला को 1,000 रुपए और 1,000 रुपए उसको खान पान के लिए अलग से दिया जाएगा, और 6,000 रुपए उसके पति को 1 साल तक 6,000 रुपए उसके पति को परिवार के भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो कामगार अगर वो बालिका जन्म लेती है तो उसके नाम से 18 साल उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन में उस बच्ची का नाम पड़ जाएगा, और उसको लेबर को जिस दिन वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी उस दिन उसको 25,000 रुपए मिलेगा। और अगर वो जो है बेटा, और अगर 2 बेटियां होती हैं तो दोनों को 25,000 मिलेगा, और एक बार में कभी ट्विंस या 3 बच्चियां हो जाती हैं या 4 बच्चियां हो जाती हैं तो उन सभी को 25,000 रुपए जिस दिन वो 18 साल की हो जाएंगी उनको दिया जाएगा। ये तीसरी कंडीशन है। ये पंजीकृत जो लेबर है, जो जिनका रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाएगा, उन लोगों को ये सुविधा मिलेगी। साथियों, एक संत रविदास शिक्षा सहायता योजना बनाई गई है। ये बसपा जब गवर्नमेंट थी जब उत्तर प्रदेश में, तब ये स्कीम लागू की गई थी और वो आज भी चल रही है। ये स्कीम है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए 150 रुपए प्रतिमाह वजीफा दिया जाएगा। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 150 रुपए वजीफा दिया जाएगा। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 200 रुपए वजीफा दिया जाएगा, और कक्षा 11 से 12 तक 250 रुपए प्रतिमाह है। और शासकीय संस्थाओं में जैसे ITI करते हैं, ITI वगैरह में उसमें 500 रुपए है, और उससे समकक्ष सेकंड ईयर के लिए, पहली ईयर के लिए 500 रुपए है, सेकंड ईयर के लिए 800 रुपए है। और शासकीय संस्थाओं में अगर वो इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग, तो पहली साल के लिए और दूसरी साल के लिए तो 3,000 रुपए है, तीसरी और चौथी साल के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह का उसको वजीफा छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर वो जो भवन निर्माण के काम में वो लेबर अगर वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है तो उसको ये सुविधा मिलेगी। अगर उसका मजदूर का बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करता है, अगर कहीं इंजीनियर में ITI में, IIT में और MBBS में अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो उसको 8,000 रुपए प्रतिमाह उसको वजीफा मिलेगा। उसको मतलब पैसा अलग से ये दिया जाएगा उसकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। और अगर कोई बच्चा उसका रिसर्च स्कॉलर है, मतलब PhD कर रहा है, और या वो MBBS से ऊपर MS कर रहा है, MD कर रहा है, तो उसको 12,000 रुपए महीने का प्रावधान है। ये जो है संत रविदास शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पंजीकृत लेबर के परिवार के बच्चों को, मतलब उसके खुद के बच्चों को ये सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये उस योजना का नियम और रूल्स है, और जो आज भी लोगों को मिल रही है। क्योंकि मैंने जब उससे पूछा, उसने बताया साहब इसका रजिस्टर बना, अब जब आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा कितनी कितनी मिल रही है। अच्छा, इसमें सर जो अगला है वो मेधावी छात्र, जैसे गरीब बच्चों के कुछ मेधावी छात्र होते हैं, उनको अलग से कुछ उनको पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जैसे एक क्लास से लेकर के, और एक नंबर है 5वीं से लेकर, 5वीं से पहले बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, 5वीं और 7वीं तक के लिए जो है वो 4,000 से 4,500 रुपए, चौथी और 5वीं के लिए जे 55% नंबर आने चाहिए बच्चे के। 8 और 9 के लिए 55% नंबर आते हैं तो 5,000 और 5,500 है, और 10वीं क्लास के लिए 60% आते हैं तो 5,500 रुपए एक बार में पुरस्कार राशि है। और कक्षा 12 में अगर 50% अंक पास करता है, वो कक्षा 12 में इंटर पास करता है, तो 8,000 या 10,000 रुपए उसको एक बार में पुरस्कार राशि दी जाती है। BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom वगैरह में वो 10,000 और 22,000 है। पहली साल में 10,000 है और सेकंड ईयर में 12,000 है। इस प्रकार 22,000 की पुरस्कार के रूप में राशि हमारे लोगों को देने का प्रावधान इसमें है। गंभीर बीमारी में इलाज का और उसमें कुछ इंश्योरेंस कवरेज भी है इस लेबर के लिए। वो इस प्रकार है कि मृत्यु की आश्रित को 5 लाख रुपए, माता पिता कोई डेथ हो जाने पर, कोई मान लीजिए काम करते हुए आपने, हम लोगों ने कई बार सुना है कि जब लेबर काम कर रही होती है तो कभी वो दीवार गिर गई, कभी लेंटर गिर गया, कभी लेबर दब गई, दीवार के गिरने से मर गया, तो उसको मिल जाता है। दूसरी एक कंडीशन है विकलांगता हेतु लाभ।
दैट इज द परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी मीन्स किसी शरीर के दो अंग भंग हो जाते हैं, ही इज नॉट फिट फॉर अर्निंग द मनी, ही कांट गेट एंड अर्न एनी मनी फॉर देयर फैमिली। अगर वो उसके शरीर में दो अंग भंग हो जाते हैं, दैट इज द परमानेंट डिसेबिलिटी। इसे विद्यमानता हितलाभ कहते हैं। उस कंडीशन में उसके परिवार को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और आंशिक आंशिक अगर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, जैसे एक हाथ और एक हाथ गड़बड़ होता है या एक पैर गड़बड़ होता है, उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी में दो हैं, दो अंग भंग, कोई एक हाथ एक पैर, एक आंख एक पैर, मतलब ही CMO give a certificate he is not fit for earning the money, then he get 3 lakh rupees. If he disabled by only one part of the body, he get only 2 lakh rupees. तो उसको 2 लाख रुपए उसको उपलब्ध कराए जाएंगे। और पंजीकृत दुर्घटना के कारण अगर उसमें दुर्घटना में कोई जो है अलग तरीके, कुछ दिन बाद जैसे उसको पैसे मिल गए लेकिन कुछ दिन बाद उसको लकवा लग गया, हाई ब्लड प्रेशर से तपेदिक की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, तो इस कंडीशन में उसको उस पैसे मिलने के अलावा 1,000 रुपए होल लाइफ, 1,000 रुपीज होल लाइफ उसको पेंशन का प्रावधान भी उसके अंतर्गत है। ये जो है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। पंजीकृत कामगार की सहायता मृत्यु पर, स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना मृत्यु अंतिम संस्कार के लिए, अगर कोई किसी, जैसे इसमें बड़ी दुर्घटनाएं जो होती हैं और हमने देखा कि हमारी लेबर के पास पैसे भी नहीं होते हैं संस्कार के लिए भी, तो उसको जो है तत्काल उसको जो कार्ड जारी होता है, अगर कार्ड वो वहां लेबर ऑफिस में दे देता है तो उसको तत्काल जो है 25,000 रुपए का भुगतान, ये भुगतान नगद भुगतान देने का प्रावधान है सर, ये भुगतान नगद देने का भुगतान का प्रावधान। अगर अब वो कार्ड आप जाकर के रजिस्टर ऑफिस में देते हैं कि साहब फलाने व्यक्ति की डेथ हो गई है, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको एक कार्ड जारी होता है तो नगद 25,000 रुपए का भुगतान देने का काम है। और ये जो है लेखपाल और जो ग्राम सेक्रेटरी होते हैं ये तत्काल प्रभाव से जाकर के इसका भुगतान करते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान है। और 10 वर्ष तक लगातार अगर कोई लेबर अगर इस कामगार व्यवस्था में रजिस्टर होता रहता है तो उसके 10 वर्ष के बाद अगर वो रजिस्टर नहीं भी हो पाता है उसके बाद, तो उसको 1,000 रुपए होल लाइफ पेंशन का प्रावधान है। होल लाइफ, अगर मान लो कोई लेबर 25 साल का है, आज वो रजिस्ट्रेशन करा देता है और 10 साल तक लगातार हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराता रहता है, पिछले की जो बेनिफिट मिले नहीं मिले वो अलग चीज है, तो 10 साल बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो उसको 1,000 पर मंथ पेंशन का प्रावधान होल लाइफ के लिए उसके लिए है। ये इस व्यवस्था में के अंतर्गत है। दूसरा एक बेनिफिट ये है कि यही लेबर अगर पंजीकृत है तो 20 वर्ग फुट के जगह में, चाहे उसका वो गांव में हो चाहे शहर के किसी कस्बे में हो, चाहे मोहल्ले में हो या किसी कस्बे में हो, 20 वर्ग फुट जगह पर मकान बनाने के लिए उसको 50,000 रुपए 2 बार में, 50,000 रुपए मिलेगा फाउंडेशन और उसको दीवार बनाने के लिए, और 50,000 रुपए ऊपर लेंटर डालने के लिए या झोंपड़ी डालने के लिए जो भी उसकी व्यवस्था है, उसको 1 लाख रुपए का प्रावधान यहां से भुगतान करने का है। एक बेनिफिट इसमें ये, लेकिन 20 वर्ग मीटर जगह उसके लिए होनी चाहिए जिसमें वो अपना मकान बना सके। पंजीकृत कामगार को 3,000 रुपए और अविवाहित होने पर प्रति वर्ष, अगर कोई पंजीकृत हुआ जैसे कोई और वो अनमेरिड है, मैरिड है अगर तो उसको 3,000 रुपए का प्रावधान है, और मैरिड है तो 3,000 रुपए, और अनमेरिड है तो 2,000 रुपए का उसको उसी समय रजिस्ट्रेशन होने के तत्काल प्रभाव उसको दिया जाता है। ये जो बेनिफिट हैं ये उन लोगों को है जो इस व्यवस्था के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब इनके मेन बात ये होती है रजिस्ट्रेशन होगा कैसे और क्या इसके लिए चाहिए, तो कुछ भी नहीं है फॉर्मेलिटी, बहुत सिंपल सी फॉर्मेलिटी है। एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, आधार कार्ड बैंक पासबुक के अलावा उसको जो है अपना एक फोटो लगाना पड़ेगा, और एक फॉर्म है उसमें, वो फॉर्म अभी हम आपको डिलीवर करेंगे, आपके सबके पास ये फॉर्म हमारा पहुंच जाएगा। उस फॉर्म को भरेगा, आधार कार्ड की कॉपी लगाएगा और बैंक की पासबुक लगाएगा, और किसी भी जनसेवा केंद्र में जाकर, किसी भी जनसेवा केंद्र में जाकर के 20 रुपए देगा। 20 रुपए तो उसमें छपा हुआ है लेकिन फीस उसकी 50 रुपए हो गई है, ये पुराना छपा हुआ है। 50 रुपए देगा और 31 मार्च तक वो निःशुल्क है। इस साल कोविड ईयर मनाया जा रहा है, कोविड-19 के प्रभाव की वजह से 31 मार्च तक वो मात्र जो है 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन होगा।
वो देगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको एक कार्ड जारी होगा और कार्ड वो अपने पास रख लेगा, ये सारे बेनिफिट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। एक कंडीशन इसमें और है, वो ये है कि वो जिस ठेकेदार में काम करता है या जिस संस्था के द्वारा काम करता है या जिस बिल्डर के नीचे काम करता है, वहां से उसको 90 दिन का एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ये 90 दिन हमारे यहाँ काम करता है। चूंकि ठेकेदार और बिल्डिंग वाले इस काम को करते नहीं हैं, 90% क्या 95% वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि लेबर के साथ कुछ हो गया तो मेरे साथ मैनिपुलेशन हो जाएगा, मेरे पर लोग पैसा ले लेंगे और मेरे को परेशान करेंगे, नहीं करते हैं। तो उसमें बहुत इजी सरकार ने एक सिस्टम बना दिया है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप उसमें लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, मैं निवासी यहाँ पर हूँ और मैं पिछले 3 साल से भवन निर्माण से संबंधित, मैं बढ़ई का काम, मैं लोहार का काम, मैं पत्थर की घिसाई का काम या गारे का काम या ईंट का काम या चिनाई का काम या प्लास्टर का काम, ये मैं करता हूँ और इस काम का मुझे अनुभव है और मैं जो है यहाँ रहता हूँ और इस काम में मैं दक्ष हूँ। बस वो सेल्फ डिक्लेरेशन, उसे सेल्फ डिक्लेरेशन विद नोटराइड, सब ओथ के साथ उसे नोटराइड होगा और 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो एक कागज उसमें लग जाएगा और उस कागज का के साथ उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको कार्ड जारी हो जाएगा। अगले साल 1 साल बाद उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा, तीनों कागज फिर दोबारा लगाने पड़ेंगे, तीनों कागज लगा करके उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसको कार्ड जारी हो जाएगा। ये लगातार वो हर साल इसको रिन्यू कराएगा और इस काम को करके उसको ये सुविधाएं मिलेंगी। ये जो सुविधाएं हैं ये प्रदेश सरकार द्वारा हैं और ऐसा मैंने जानकारी में किया है कि ये लगभग सभी स्टेटों में इस तरीके की स्कीमें चल रही हैं। अब मैं आपको जो सबसे खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं वो ये है, क्योंकि ये स्कीमें चल रही हैं और सरकारें जो है मनुवादी व्यवस्था के लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं, वही लोग वहां बैठे हुए हैं और उन्हीं के कर्मचारी बैठे हुए हैं और वो लोग जैसे ऊपर से आदेश होते हैं उस तरीके का काम करते हैं। मैंने अभी आगरा कैंट, सैया और खैरागढ़ तहसील की जो लिस्टें निकाली थी, उस लिस्टों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे देखने को क्या मिला, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग पंजीकृत नहीं है। उसमें हमारे जो बहुजन समाज के लोग भी पंजीकृत नहीं है, उसमें ठाकुर, पंडित और संपन्न किसानों के लोग पंजीकृत हैं। ये काम आपको और हमको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा और इस काम को अगर हम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन चूंकि किसी अधिकारी की परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो जो जन सेवा केंद्र है, जन सेवा केंद्र पे आपको कागज देना है, आपको वहां बैठना है और वो रजिस्ट्रेशन करके आपके फार्म पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा और वो फार्म आपको वापस कर देगा। रजिस्ट्रेशन वहां ऑटोमेटिक हो जाएगा और वो कागज की एक फोटो कॉपी अपने पास रख लो और उस कागज को जाकर के वहां लेबर ऑफिस में जमा करा दो। बस इतना सा काम आपको करना है, उसमें कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं है तो हमारे लोग इससे बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, जो लोग संपन्न लोग हैं, जैसे यहाँ कुछ जाट हैं या गुर्जर हैं या कुशवा हैं, बघेल हैं, जो संपन्न हैं पैसे से, वो लोग इसमें रजिस्टर हैं। दुर्भाग्य यह है कि वो लिस्टें जब मैंने देखी तो लिस्टों में कोई शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है, ना हमारे जाटव समाज, ना वाल्मीकि समाज, ना चमार, कोरी, धोबी, खटीक, नाई, गुर्जर, ये क्या नाम, नीचे छोटी कौम का कोई आदमी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। वही लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, वही लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये जो पीवीएसपी के लिए एक सेगमेंट मिला है काम करने के लिए, इसमें हम लोग इन लोगों का ये रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। बहुत इजी प्रक्रिया है, इसमें कहीं कुछ करने की कोई ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। ये स्किल्ड लेबर के लिए, अनस्किल्ड लेबर के लिए, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूर है या फड़ लगाते हैं या कंधे पर रख के कपड़े बेचने के लिए फेरी निकालते हैं, साइकिल में निकल करके सब्जी बेचते हैं, जो फेरी लगाने वाले हैं, दिहाड़ी जो काम करने वाले लोग हैं, ये अनस्किल्ड लेबर में आती है। उनका रजिस्ट्रेशन भी इसी तरीके से होगा और उनके लिए वो 90 दिन के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। उनकी भी बैंक पासबुक, आधार कार्ड और एक फोटो और सिग्नेचर समेत उनका लगेगा। वो जो कागज भरा जाएगा वो पूरा स्कैन होकर के कमिश्नर ऑफिस में जाएगा और कमिश्नर ऑफिस के पास जब आप अपना कागज लेकर के जाएंगे, वो आपको 3-4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, जो भी उनका सिस्टम है, वो आपसे अब आपको कार्ड मुहैया करा देंगे। साथियों, ये भी जो काम है, जो ये अनस्किल्ड लेबर का भी रजिस्ट्रेशन अभी चालू हुआ है 2 दिन पहले ही, जो इसमें भी चालू है, इसमें भी हमारे लोग नहीं है। अब इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? सवेरे हमारे
जो पंजाब से सुवन सिंह जी हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया जानकारी हमको उपलब्ध कराई कि किसी भी नाके पर जो लेबर है, जो 100, 150, 200 लोग बैठे रहते हैं, उसमें अगर आप ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि स्नातक, बीए और एमए बच्चे भी हैं, इंटर पास बच्चे भी हैं, जो लेबर के लिए डेली सवेरे आते हैं। जिनकी लग जाती है वो तो लेबर पे चले जाते हैं। उन्हीं लोगों को हमें ट्रेस करना पड़ेगा, उन लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करके इस काम को हम उनके द्वारा इस काम को संपन्न करा सकते हैं। और उनमें लोगों को अगर हम लगा देते हैं और हम एक नाके पर 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में भी सफल हो गए, तो बाकी लोगों के लिए आपके पास लाइन लग जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि हम एक्शन आइडियोलॉजी में अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर पाते हैं और अपने आप को कितना लगा पाते हैं और कितना कैसे हम इस काम को सफल कर पाते हैं। क्योंकि मेरे घर के पास या एक नौलखा जगह है, नौलखे में सवेरे सवेरे मैं देखता हूँ 150, 200, 250, 300 लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं कल वहां जाऊंगा सवेरे, कल और परसों 2-3 दिन, एक हफ्ते में लगातार जाऊंगा। 3-4 नाके हैं हमारे घर के आसपास, तीनों चारे नाके पर सवेरे जाकर के मैं 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा बिताऊंगा। क्या मेरी फिजिकल जाने से क्या व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिकल क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, इनको मैं अगले संडे को शेयर करने का काम करूंगा। लेकिन लेबर लॉज और लेबर नियमावली के अनुसार उनको ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, अगर ऐसा काम करने में हमारी पीबीएसपी और हम लोग अगर इस काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और अपने आप को इसमें हम लगा करके इस काम को करने को अंजाम देने का काम करते हैं, तो जो साहब का जो कहना था कि 10 लाख लोगों में हमको पहुंचना है, तो 10 लाख लोगों में पहुंचने में रमेश चंद भाई साहब के बताए हुए सूत्र से मैं समझता हूं कि कम से कम 2 लाख लोगों के पास पीबीएसपी पूरे देश में 6 महीने के अंदर पहुंच सकती है। 6 महीने के अंदर हम 2 लाख लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और जो वो पढ़े लिखे लोग जो उनको भरने का काम करेंगे, फॉर्म भरने का, वही लोगों को हमको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी है, बस घंटे 2-2 घंटे के लिए बुला करके ये फार्म है, ये ऐसे है वैसे है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी नियमावली है, उस नियमावली को पूरा मैं 2 पेज में छपवाने वाला हूँ। आज संडे था, मैंने साहब से बता दिया है, कल मैं इसका प्रारूप बना के तैयार करूंगा। और जो फार्म है वो फार्म तीसरा 2 पेज पे नियमावली और तीसरे फार्म पर तीसरे नंबर का फार्म, फार्म में जैसा उनका फार्म प्रारूप है उसी फार्म को छपवाएंगे। और नियमावली वाले फार्म में नीचे नाम, पता, फोन नंबर और उसका पूरा एक कॉलम बना लेंगे, ताकि 2 पेज हमारे पास रह जाएंगे और 1 पेज लेबर ऑफिस में चला जाएगा। 1 पेज लेबर ऑफिस में चला जाएगा और उसका वो एक कागज हमारे पास आ जाएगा। उसकी फाइल हम अपने पास बना लेंगे और अगले साल जब रिन्यूअल होगा तो हम उससे उससे कुछ नहीं, सिर्फ साइन करवाएंगे। उसका आधार कार्ड भी फोटो कॉपी करा के रख लेंगे और उसका जो है फोटो भी एक लगा के उसमें रख लेंगे, अगले साल भी उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे। इस तरीके से अगर हम अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब हो गए, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और ये सारे राज्यों में लगभग लगभग लागू है, कहीं थोड़ी कम है और कहीं पे थोड़ी ज्यादा है। उस दिन मैडम ने भी यही बात बताई थी कि नाका लेबर, ये लेबर और डाइट डेट का सर्टिफिकेट, वही सारा उत्तर प्रदेश की स्कीम में है। तो साथियों, जो जानकारी मेरे को इस संदर्भ में थी और जो मैंने गेन की लेबर कमिश्नर ऑफिस जाकर के और जो मैंने साइट पढ़ करके और मैंने ऑनलाइन इनके रजिस्ट्रेशन की जब लिस्टें निकाली, तो हर ब्लॉक में, हर नाके, हर गांव में 45 लोग, 50 लोग, 80 लोग, 90 लोग, 110, 120 लोग रजिस्टर्ड हैं। पर दुर्भाग्य इस बात का था कि वो हमारे लोग नहीं थे, वो हमारे लोग नहीं है, वो दूसरे लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जिनको इसकी जरूरत नहीं है, वो लोग रजिस्टर हो रखे हैं। और मैं आपको बता दूं, श्याम सुंदर जी गवाह हैं, वो लोग उस लाभ से बेनिफिट भी हो रहे हैं, वहां से पैसा मिल रहा है। तो जब मैंने वो मनीष तिवारी नाम का व्यक्ति था बाबू, जब उससे हमने डिटेल में बात करी तो बोला साहब इस पर तो बहुत सारे लोग वकील काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और वो कौन लोग लगे हुए हैं? वो सब वो लोग लगे हुए हैं जिनको इस चीज की जरूरत नहीं है। और हम वो लोग हैं जो घर में बैठ करके अपने और विषयों में अपने चर्चा कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या बिना सोच विचार करने वाले लोग जिन पर हम कभी इस पर चिंतन मंथन नहीं कर पा रहे हैं और इस काम में लगे हुए हैं। तो मेरे साथियों, मेरे को जो जानकारी थी इसमें जो मैंने उपलब्ध कराई है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी से रिलेटेड है, आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका हमें आपको जवाब देने का काम करूं। धन्यवाद। जय हिंद सभी साथी। थैंक यू नारसिंह जी, बहुत बहुत आपको अप्रिसिएशन। आप पर्सनली गए, इंफॉर्मेशन लेकर आए और आज हमारे इस नेशनल मीट में आपने लोगों को इंफॉर्मेशन दी। ये हमारे लिए जिस चीज़ को हमने पिछले बार टर्निंग पॉइंट बोला था कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम,
के लिए टर्निंग पॉइंट है, आप उस दिशा में आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, लोग अपने प्रश्न तैयार रखें। इस बीच में हमने एक और साथी को हाउ टू अप्रोच, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्या अड़चन है, हमारा कौन सा माइंडसेट है जो इसमें अड़थला बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है, हम कैसे हम सेल्फ मोटिवेट होकर अपने लेबर्स को, अपने मजदूर मेहनत का इंसान को उसका हक दिलाने के लिए काम कर सके। इस काम के लिए हमने प्रोफेसर महेंद्र थोराट जी को आज के लिए एक लेक्चर तैयार करने के लिए बोला था। मैं महेंद्र थोराट जी यहाँ पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि वो अपना वक्तव्य जारी रखें। महेंद्र थोराट प्रोफेसर, जो आज इसी क्रम में दूसरा लेक्चर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन। ओके, ओवर टू महेंद्र कुमार। महेंद्र थोराट। थैंक यू सर। सभी समाज परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारियों से जय भीम। सहकारियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम लेके जा रहे एक एज अ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पीबीएसपी प्रोग्राम। इसकी स्टार्ट या शुरुआत हम कैसे करें, ये बहुत ही बड़ा सवाल हमारे माइंड में है। तो वो सवाल को कैसे सोल्यूशन दिया जाएगा, क्या सोल्यूशन होगा, कौन सा रास्ता होगा, वो ढूंढने की हम आज कोशिश करेंगे। तो सहकारियों, हमें इसके लिए थोड़ा डिजाइन थिंकिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद लेबर के पास हमारा कौन सा अप्रोच रहेगा, कैसे उनके पास पहुंचेंगे हम, और ये सब चीजें जो हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ साथी नाहर सिंह सर ने बताई है, वो कामयाब कैसे होंगी, वो इसकी चर्चा आज हम करेंगे। नाहर सिंह सर, ये शेयरिंग का ये दे दीजिए। शेयरिंग कराइए। यस, आप शेयरिंग कर सकते हैं सर, मैंने ऑप्शन दे दिया। यस, गॉट इट। हाँ, यस सर। तो ये डिजाइन थिंकिंग, सहकारियों, हमने पहले थिंकिंग टूल्स देखे हैं, उसके बाद का ये टप्पा है, उसके और ज्यादा से मींस उससे भी ज्यादा ये स्टेप है डिजाइन थिंकिंग। व्हाई डू वी नीड डिजाइन थिंकिंग? जरूरत है हमें ये डिजाइन थिंकिंग की? तो यस, ये इसकी हमें जरूरत है। क्यों जरूरत है? 2 पॉइंट्स है सहकारियों। टू इनोवेट एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। हमें इनोवेट करना है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करके उससे ज्यादा फायदा, बेनिफिट हमें लेना आना चाहिए। इसीलिए ये डिजाइन थिंकिंग की जरूरत है। तो नीड टू इनोवेट, और अगर इनोवेट और डाई, अगर प्रोग्राम पीबीएसपी इज अ वन प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम में इनोवेशन नहीं होगा तो वो प्रोग्राम डाई होगा, मींस ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए उसे जिंदा रखने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, उसको एनेबल करने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए, ये प्रोग्राम को, हमारे पीबीएसपी प्रोग्राम को डिजाइन थिंकिंग की बहुत ही आवश्यकता है, महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, टू अडॉप्ट एन इनोवेटिव कल्चर थ्रू डिजाइन थिंकिंग टू अचीव एजीओ। समझो, हमारा लेबर के लिए काम करना, या लेबर को हमारे साथ ज्वाइन करके उनके उन्नति के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके हित के लिए काम करने के लिए हमें एक इनोवेटिव कल्चर बनाना पड़ेगा। और वो इनोवेटिव कल्चर बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए हमें डिजाइन थिंकिंग सीखनी पड़ेगी और सिखाने भी पड़ेगी। दूसरा, फॉर सोसाइटी टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स। इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस, इतना बड़ा महत्व ये है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है प्रॉब्लम जो है महेंद्र जी, आवाज डिस्टर्ब हो रही थी। यस सर, क्लियर है। ह्यूमन प्रॉब्लम जो है, डिजाइन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ह्यूमन बीइंग्स। टू डिजाइन इज टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स बाय आइडेंटिफाइंग देम एंड एग्जीक्यूटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। इनका कहना, इवान चर्मयेफ एक डिजाइनर एंड आर्टिस्ट थे, इन्होंने एक कोट दिया है। अगर ये कोट हम अच्छे से सोचेंगे तो हमें ये डिजाइन थिंकिंग का महत्व फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है,
कैसा हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, वो हमें पता चलेगा। मीन्स ये डिजाइन थिंकिंग जो है ओवरऑल ह्यूमन, एक पूरी दुनिया में एक मीन्स ह्यूमन बीइंग की, लोगों की क्या क्या समस्या है, वो समस्या का ढल मीन्स हल सोल्व करने के लिए, हल देने के लिए ये डिजाइन थिंकिंग काम आती है, काम आएगी। और एक फास्ट कंपनी, इन्होंने उनके मैगजीन में तो ऐसा कहा है कि डिजाइन्स फंडामेंटल रोल इज प्रॉब्लम सॉल्वर। मींस प्रॉब्लम सॉल्व करने का फंडामेंटल मूलभूत काम ये डिजाइन थिंकिंग से होता है, ये डिजाइन थिंकिंग से होता है। तो सहकारियों, मैं आपको इस चीज पे ऊपर आकर्षित करना चाहूंगा कि विदाउट डिजाइन थिंकिंग वी कैनॉट रन, वी कैनॉट strengthen, we cannot give the speed for our social transformation program, that is PBSP, and hence there is a necessity of this design thinking. Then ये क्या है design thinking, what is the design thinking, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। Design thinking is part and parcel of what goes through a designer's mind in every single design project. हम बोलते हैं कास्ट इज अ पार्सल, कास्ट इज अ पार्सल मीन्स इन द सेम वे द अपोजिट प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द कास्ट इज डिजाइन थिंकिंग। तो सहकारियों, इतना बड़ा ये कौशल्य हमें देती है। अगर हम डिजाइन थिंकिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो विल कम आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ कास्ट। Design thinking is part and parcel of what goes through a designer's mind in every single design project. ये एक ऐसी प्रक्रिया है, मन अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे थिंकिंग को, जो हमारे सोच को डिजाइन करती है। और ये सर आपकी आवाज सस्टेन हो रही है बॉस। इट इज आवाज की महेंद्र जी इंटरनेट को दुरुस्त कीजिए। यस सर, इट इज अभी आ रहा है सर? यस, इट इज अ पावरफुल थिंकिंग टूल दैट कैन ड्राइव अ ब्रांड, बिजनेस और एन इंडिविजुअल फॉरवर्ड पॉजिटिवली। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि पीबीएसपी विल बी ब्रांड इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। वो कब ब्रांड हो जाएगा? बाय डिजाइन थिंकिंग। ये अगर प्रक्रिया में हम इफिशिएंट हो गए, एक्सपर्ट बने और लोगों को भी एक्सपर्ट बनाएंगे, यानी कि जो हमारे जो बहुत सारा बहुजन समाज का हिस्सा, एक लेबर कामगार वर्ग जो है उनके अंदर है, अगर ये डिजाइन थिंकिंग उनके अंदर हम लेके जाए हैं तो ये इट विल बी ब्रांड पीबीएसपी और ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट विल बी अ ब्रांड इन फ्यूचर। इट कैन गो बियॉन्ड प्रोडक्ट डिजाइन। ये जो थिंकिंग टूल है, ये जो डिजाइन थिंकिंग है, एक डिजाइन ही करता नहीं है, एक प्रोडक्ट का डिजाइन नहीं करता है या प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी ही करता नहीं, बट उसके बाद एज आफ्टर दैट ये उससे भी ज्यादा डिजाइन को और कैसे अच्छा, बियॉन्ड द डिजाइन, बियॉन्ड द प्रोडक्ट डिजाइन, उसके पार जाके और उसको हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी कैसे आएगी, इसका भी ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। सहकारियों, ये डिजाइन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बनाया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम डेजिग्नर, जिसका मतलब है टू मार्क आउट द एक्शन, टू मार्क आउट एंड एक्शन, पॉइंट आउट करना, कुछ खोजना और एक्शन करना। इसका मतलब मींस ये है डिजाइन, टू मार्क आउट एंड टेक एक्शन, दैट इज डिजाइन। दिस इज द लैटिन वर्ड मींस फ्रॉम डेजिग्नर, DESIGNARE, डेजिग्नर। और इससे बना हुआ है ये डिजाइन, जिसका मतलब है टू मार्क आउट एंड टेक एक्शन। और उसके बाद आता है थिंक का मतलब कम्स फ्रॉम, ये जो वर्ड आया है ये आया है लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड ये है कॉगिटो, COGITO, कॉगिटो। इसका मतलब है पॉन्डर एंड कंसिडर, सोचो और समझो। पॉन्डर एंड कंसिडर का मतलब सोचो और समझो। तो ये डिजाइन थिंकिंग ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है। मींस हमें पॉइंट आउट करना है, एक्शन लेना है, उसे सोचना भी है और समझना भी है। ये कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिजाइन थिंकिंग। और एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय फ्रेज थी लैटिन लैंग्वेज में, वो ऐसी थी, कॉगिटो मींस हैवी, कॉगिटो अर्गो सम।
कॉगिटो अर्गो सम, जिसका मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है जो हम बोलते हैं पीडीएसपी में, जो मीन्स थिंकिंग इज ब्रीथिंग, थिंकिंग इज ब्रीथिंग, इसका ये जो अर्थ है इस सेंटेंस में छुपा हुआ है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, अगर मैं सोचूंगा ही नहीं तो आई एम विल बी एज डेड बॉडी। आई थिंक देयरफॉर आई, दिस इज अ लैटिन फ्रेज कॉगिटो अर्गो सम। Hence, design thinking is proper attitude and frame of mind, along with the right series of actions in order to solve a problem. सहकारियों, ये डिजाइन थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने से ज्यादा महत्व देती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए। और ये डिजाइन थिंकिंग इस वे से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हैं, ऐसी ऐसा एक प्रक्रिया है जो हमारा मीन्स मन का एक ढांचा बना सकता है, प्रवृत्ति का एक ऐसा ढांचा जो एक राइट सीरीज में, एक सीरीज ऑफ एक्शन, हमें एक गतिशीलता, लिंकिंग इन एक्शंस फॉर अ बेस्ट सॉल्यूशन, जो हमारी एक्शन कृति है एक लयबद्ध कृति से हम बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब करने वाली जो हमारी मन की प्रवृत्ति है, जो है, से हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। और इसे ज्यादा डीपली हम देखते हैं तो डिजाइन का मतलब है एक्शन प्लान और थिंकिंग का मतलब है माइंडसेट। थिंकिंग दिखती नहीं है, माइंडसेट है। डिजाइन दिखता है, हमारा एक्शन प्लान होता है, और दो एक साथ होने के बाद ही हमें उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो हम देखते हैं डिजाइन क्या है। डिजाइन एक्शन प्लान इज अ सीरीज ऑफ एक्शन फेजेस दैट एग्जीक्यूट द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। एक्शन प्लान एक ऐसा है, एक्शन प्लान है, गतिशीलता कृति का एक प्लान है, एक्शन प्लान है, जो अलग अलग एक्शन के फ्रेजेस, जो स्टेप्स हैं, उसको इकट्ठा करके ये सीरीज है, और उसे हम अमल में लाते हैं बाय थिंकिंग प्रोसेस। किसके मदद, मींस किसके हेल्प से? थिंकिंग प्रोसेस के। ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इट इज अ सीरीज ऑफ एक्शन फेजेस that will be executed, and that is nothing but the designing। वो होता है एक्शन प्लान। और माइंडसेट थिंकिंग क्या है? ये माइंडसेट, माइंडसेट अ सेट ऑफ थिंकिंग traits or behaviors that runs the design thinking process consistently and effectively। माइंडसेट ये थिंकिंग मींस एक ऐसा सोच विचार कौशल का एक ऐसा स्वभाव है, हमारा बिहेवियर है, दैट रन्स, जो हम कंडक्ट करता है मन के अंदर। डिजाइन थिंकिंग, थिंकिंग प्रोसेस को डिजाइन करता है, नया रूप देता है, और ये प्रोसेस निरंतर चलने वाला है और परिणाम कारक है, कंसिस्टेंटली हमेशा चलने वाला, सातत्य देने वाला, परिणाम कारक। ऐसी प्रक्रिया मन के अंदर जो है, मन ऐसा जो हमारा माइंडसेट है उसे हम थिंकिंग बोलते हैं, और ये दोनों मिला के ये टूल बनता है डिजाइन थिंकिंग। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहते हैं, ये अगर ट्रेन और ट्रेन का ट्रैक अगर हम देखेंगे, ट्रेन है, ये माइंडसेट है, एक जगह पे है, माइंडसेट दिखता, मींस हमें उसे मींस एक्शन में नहीं है, दैट इज ट्रेन, ये माइंडसेट है। अगर ट्रेन चलाना है तो हमें ट्रैक की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रैक मींस प्लेइंग द रोल ऑफ एक्शन प्लान। एक्शन प्लान यहाँ ट्रैक है, और ट्रेन ये हमारा माइंडसेट है। दूसरा एग्जांपल कार का और ड्राइवर का। कार इज अ एक्शन प्लान और ड्राइवर इज द माइंडसेट। ड्राइवर अगर ये दोनों भी नहीं होंगे, कार नहीं होगी या ड्राइवर नहीं होगा, तो दोनों भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मींस ड्राइवर विल ट्रैवल विद असिस्टेंस ऑफ कार, एंड कार विल ड्राइव और कार विल ट्रैवल बाय द असिस्टेंस ऑफ ड्राइवर। दोनों एक दूसरे के बिना अर्थहीन है। इसीलिए जैसे मींस डिजाइन एंड थिंकिंग दोनों को इकट्ठा करके ही हमें उसका बेटर फायदा हो सकता है। इट इज वे टू a problem or better meet a user need। It is a process focused on solutions and not on problems। सहकारियों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कैपिटलिज्म है, आज हम देखते हैं कैपिटलिस्ट जो बढ़ा हुआ है पूरी दुनिया में, हमारा कंट्री में भी, तो इसके कारण बना हुआ है और बढ़ता रहा है। मींस ये जो लेबर है, लेबर वो मींस लेबर को बहुत अलग तरह से उनका यूज किया जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है ये कैपिटलिज्म। और उसे हमें रोकने के लिए इस टूल का
बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर लेना है। और ये जो प्रॉब्लम है उनके, और उनके लिए ये डिजाइन थिंकिंग हमें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मीन्स काम आएगा। डिजाइन थिंकिंग इज नॉट टू रिप्लेस योर एग्जिस्टिंग थिंकिंग टेक्निक्स बट रादर एज अ कॉम्प्लीमेंट और एड ऑन। जो हमने टूल्स देखे, थिंकिंग टूल्स, जो थिंकिंग अलग अलग टेक्निक्स है, स्किल्स है, इसको ये रिप्लेस करता नहीं है, उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी ये उनसे बढ़ावा देता है और उसे मिस प्यूरिफाई करता है, क्रिस्टलाइज करता है, एड ऑन करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है डिजाइन थिंकिंग बाकी के ऑल थिंकिंग टूल्स को। एम्पैथी, इसका एक बहुत ये महत्वपूर्ण है डिजाइन थिंकिंग में। एम्पैथी, जैसा हम सिंपैथी यूज करते हैं वैसा ये वर्ड है एम्पैथी। सहकारियों, सिंपैथी का मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, एग्जीबिशन होता है वो, हमें दूसरे के प्रति कुछ लगता है, कुछ इसी ऐसा सिर्फ प्रदर्शन करना, वो होता है सिंपैथी। और एम्पैथी क्या है? एम्पैथी वो चीज है जो सिंपैथी से भी ज्यादा आगे बढ़कर जाती है। मींस उसके ट्रांस में, जिसके बारे में, अब समझो एग्जांपल लेबर, अगर हमें लेबर के प्रति एम्पैथी है, इसका मतलब क्या है कि हम एम्पैथी मींस लेबर के जगह पे उसके ट्रांस में जाके उसकी क्या क्या समस्याएं है उसका अनुभव खुद पाना, और वो अनुभव के लिए कुछ अच्छे सॉल्यूशन मिस फाइंड आउट करना, उसकी खोज करना और वो इंप्लीमेंट करना, एक्शन प्लान बनाना, ये है एम्पैथी फॉर द लेबर्स, जो हमें बीबीएसपी के प्लेटफॉर्म से के माध्यम से हमें करना है। दैट इज एम्पैथी। और ये जो एम्पैथी है, एन एक्सपीरियंस बाय एंटरिंग द ट्रांस of means of the person and act for better experience for that person, that's the empathy। means उसके अनुभूति मीन्स श्रेष्ठ अनुभूति, जिसे हम कह सकते हैं श्रेष्ठ अनुभूति। और सिंपैथी क्या है? सह अनुभूति, ये उसी सीमित है, सह अनुभूति, दैट इज सिंपैथी। और एम्पैथी मीन्स श्रेष्ठ अनुभूति, उसके ट्रांस में जिसके बारे में हम सोच रहे उसके जगह पे जाके खुद वो अनुभव पाना, उसके क्या क्या समस्या है, उसका दुख क्या है, उसे अनुभव करना, और वो दुख निवारण के लिए, दुख दूर करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसे खोजना, और उसके लिए एक्शन प्लान बना के वो एक्शन में लाना, और उसका जो दुख है वो कम करना, दैट इज एम्पैथी। तो हमें लेबर के तरह, लेबर के प्रति हमें एम्पैथी रखना है। इसका मतलब यह है हम लेबर की समस्या उसके अंदर उस जाके उसके ट्रांस में जाके उसका अनुभव करें, और तभी जाके हमें पता चलेगा कि उसकी मिस रियल समस्या क्या क्या है, और तभी हम पता करने में कामयाब होंगे, उनके सॉल्यूशंस पता करने में कामयाब होंगे, और तब जाके हम एक्शन प्लान बनाएंगे। तो सहकारियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं ये एम्पैथी वर्ड आपके माइंड में पूरा ऐसा घुसना चाहिए। व्हाट इज एम्पैथी? अगर ये जब आपके मन में घुसता है, बैठता है, तभी जाके हम लेबर के लिए कुछ काम कर सकते हैं, एक्शन प्लान बना सकते हैं। एम्पैथी इज एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर। इट इज इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को अच्छी तरह से समझना, तभी जाके हम उसे उसकी जो समझ ढूंढ सकते हैं। एम्पैथी ऑन यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स। सहकारियों, जो आज की जो इंडस्ट्रियल इरा है, तो ये जो इंडस्ट्रियल फील्ड है वो क्या करता है, यूजर्स को, यूजर्स मींस उनके जो लेबर्स है, लेबर्स को जो हम टर्म दे रहे हैं वो यूजर्स करके टर्म दे रहे हैं, उनको डिफाइन कर रहे हैं। लेबर्स मींस हमारे यूजर्स है वो, एंड जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स दैट इज अवर प्रोग्राम। और हमें एम्पैथी होनी चाहिए वो लेबर्स के प्रति भी और हमारा जो प्रोग्राम है उसके प्रति भी। तब जाके हम ये काम दोनों का जब ये मेल होगा, तभी जाके हम लेबर को और लेबर के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। वी विल ट्रूली अंडरस्टैंड देयर नीड्स बेटर देन एनी अदर पर्सन। और तब भी जाके अगर ये एम्पैथी में हम कामयाब हो गए, ये प्रक्रिया है, उसके ट्रांस में अगर जाके हम सक्सेसफुल होते हैं, यशस्वी होते हैं, तभी जाके हम उनके लिए काम कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करेंगे? ओके, डिजाइन थिंकिंग के बारे में आपको बताऊंगा। दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमेशा लॉजिकल होता है और एनालिटिकल फंक्शंस उसमें होते हैं, और जबकि राइट ब्रेन में एक इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इमोशन होता है। और ये डिजाइन थिंकिंग में दोनों भी आ जाता है।
डिजाइन थिंकिंग इज कॉम्बो ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, मीन्स यहाँ लॉजिक भी है, एनालिटिकल फंक्शंस के लिए भी काम हो जाता है, और इमेजिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी एंड इमोशन। हम जो हमारा जो बहुजन समाज है वो इमोशनल है, वो एक हमारा बहुत ही बड़ी समस्या है, वो लेबर वर्ग में भी है, कामगार वर्ग में भी है। लेकिन वो जो अगर इमोशंस वो अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टिव हमें करना है तो हमें डिजाइन थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये जो क्रिएटिविटी है जो हमारे बहुजनों में नहीं है वो लाने के लिए ये डिजाइन थिंकिंग काम करेगा सहकारियों। तो ये व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थिंकिंग डिजाइन थिंकिंग, एनीवन कैन यूज डिजाइन थिंकिंग। इसीलिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, कोई भी जाके इसे डिजाइन थिंकिंग को यूज कर सकता है, और इट इज अ फन, एक जिसे एक एंजॉय करने जैसी चीज है डिजाइन थिंकिंग। इट फॉर द solutions of various problem, it involves method that enable empathy with people। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने अभी देखा है। इम्पैथी, व्हाट इज इम्पैथी, दूसरों के ट्रांस में जाके खुद मिस अनुभव पाके सॉल्यूशन ढूंढना, और ये हमें बढ़ावा देती है इम्पैथी के लिए। ये बहुत ही इसका महत्वपूर्ण अंग है सहकारियों। इट सीक्स टू डिफाइन प्रॉब्लम एज एक्टिवली एज फाइंडिंग द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम फाइंड करने में, ढूंढने में भी मदद करती है, और उससे ज्यादा इफेक्टिवली ये सॉल्यूशन देने में काम आती है। इट आइडिएट्स एंड एक्सप्लोर्स द सॉल्यूशंस, मींस एक ये हमें सॉल्यूशन को मींस ढूंढने के लिए काम आती है। इट इज कोलैबोरेटिव एंड इन्वॉल्व्स इटरेटिव क्रिएटिव प्रोटोटाइपिंग, मींस जो मूल स्वभाव है, जो मूल समस्या है वो पूरी तरह से हम इससे निकाल सकते हैं। इट सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ मेनी डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स है उसका हल हम ढूंढ सकते हैं। सहकारियों, लेबर में ये हो गया डिजाइन थिंकिंग। तो ये डिजाइन थिंकिंग हमें लेबर को अप्रोच करने के लिए कैसे यूज करना है, डिजाइन थिंकर, उसके लिए हमारा खुद का माइंडसेट बनाना होगा, खुद का माइंडसेट डिजाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? थिंक यूजर फर्स्ट माइंडसेट, मींस हमें हमारा माइंडसेट इम्पैथी के द्वारा हमें बनाना है अपना माइंडसेट। मींस हम उसके काम लेबर के ट्रांस में जाके उसकी क्या क्या समस्या हो सकती है उसे ढूंढना, वो माइंडसेट हमारा बनाना पड़ेगा। आस्क द राइट क्वेश्चन दैट माइंडसेट, अगर उसके ट्रांस में जाके हम क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूछना, क्या क्या समस्या हो सकती है, बिलीव यू कैन ड्रॉ माइंडसेट, और उतना कॉन्फिडेंट, उतना भरोसा हमारे खुद के अंदर होना चाहिए, वी कैन मेक दैट टाइप ऑफ माइंडसेट। कमिट टू आइडिएट माइंडसेट, और फुल्ली तरह से हमारा कमिटमेंट होना चाहिए उनके ट्रांस में जाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। प्रोटोटाइप टू द टेस्ट, और तब जाके हम एक आदर्शवादी उसका एक टेस्ट हो सकता मिस कर सकते हैं खुद के लिए। मिस ये वो सब चीजें जो आती है वो इम्पैथी के द्वारा आएगी, ना कि सिंपैथी द्वारा। सहकारियों, design is not just it looks and feels like, design is how it works। ये एप्पल कंपनी जो है, उनके जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स, आई थिंक ही वाज फर्स्ट सीईओ ऑफ दिस कंपनी, एप्पल कंपनी, व्हिच इज वेरी मच पॉपुलर इन द वर्ल्ड। स्टीव जॉब, इनका ये कहना था, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स एंड feels like, design is how it works। means डिजाइन थिंकिंग एक्शन में होगा, ये कृतिशीलता में होगा, तभी हम कामयाब हो जाएंगे। और इसके लिए हमें इम्पैथी ये हमारे स्वभाव में लाने की बहुत ही आवश्यकता है। और उनका जब हम ट्रांस में जाएंगे तभी उनकी समस्याएं क्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, तभी जाके वो, अगर हम ट्रांस में जाए, इम्पैथी अगर हमारे अंदर डेवलप होती है, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा 75% वर्क इज कंप्लीटेड देयर। जो 25 है, क्रिएटिंग एम्पैथी इन अस टू दैट पर्सन, दैट लेबर, that will be 75% of the success। thank you सहकारियों। जय भीम, जय भारत। Anybody come forward for question explanation? सहकारियों,
नाहर सिंह जी और महेंद्र थोराट जी के हमने 2 लेक्चर। जी सर। साथियों, ये जो सब्जेक्ट पर ये लेबर लॉस पे रिलेटेड जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, उस मामले में जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है और हमारे जो सहयोगी हमारे सहकारी भाई मैं प्रोफेसर महेंद्र थोराट जी द्वारा जो डिजाइन थिंकिंग पर कि अगर हम इस काम को करते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और कैसे उसके मतलब उसके इम्पैक्ट पड़ने चाहिए, और इसको हमें समझने के लिए कौन सा दिल की आवाज़ से उसको समझना पड़ेगा, इस पर बहुत बारीकी से उन्होंने बताने का काम किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये चूंकि टास्क हमारी एक्शन आइडियोलॉजी से रिलेटेड है और हमको हर हालत में इसी काम पर हमको आगे करना है, तो जो भी सवाल अगर दिमाग में आता है, कहीं कोई सवाल क्वेरी है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, वी ट्राई फॉर द सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू आंसर। जी रमेश चंद जी सर, अनम्यूट करें सर। जय भीम सहकारियों। जय भीम सर। अभी जो मेरे 2 सहकारी साथियों ने इसमें बताया, मुझे उसमें कुछ ऐड करना था। जी वेरी तो गुड, बताइए। ऐड क्वेश्चन क्या है कि वो तो सभी है। ऐड करने में ये है कि ये जो लेबर की बात आई थी, हमारे पुराने एक्ट जो लेबर के थे 200 से ज्यादा एक्ट थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 29 एक्ट को लेबर कोड में 4 में कन्वर्ट कर दिया, और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की गवर्नमेंट की प्लान है। पहला क्वेश्चन। अब इसी बीच में जो अभी तक वर्तमान में काम हो रहा है, उनमें 4 एक्टों में जो कोड है, पहला है मिनिमम वेज, दूसरा उनकी सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल एक्ट का है, तीसरा, और एक है आपकी ऑक्यूपेशनल जो वर्क प्लेस कहते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ओपीएसएच, ओएसएच। तो वो ऑक्यूपेशनल जो है वो है कि हमारे उनको गम बूट देंगे, ये देंगे। लेकिन अभी इसमें क्या करने का, जो ऑर्गेनाइज की बात की, स्किल्ड और अनस्किल्ड की, इसमें थोड़ा सा मैं एलिब्रेट ये करूंगा। स्किल्ड जो है उसमें एजुकेशन से दिया था, और इसमें जैसे आप जो बताए थे काम 40 काम थे, 14 स्कीम थी। जो ये जो इसकी है एक्ट है हमारा बोर्ड के, ये उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ है भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड। इसमें है क्या, अभी आज की डेट में 425 करोड़ रुपया है, ये अनयूटिलाइज है। 21 लाख जो है अभी पिछले हफ्ते तक इसमें रजिस्टर्ड थे लेबर, अब हो गए 29 लाख। हमारी पॉपुलेशन 85% के हिसाब से बहुजन समाज में जो लेबर एफिशिएंसी है 2 है। एक तो अनस्किल्ड लेबर है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना है, वो कैसे करेंगे हमारी, एक तो वो पॉइंट है। और जो ऑलरेडी है हमारे स्किल्ड में लेकिन दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो पहले तो मैं कह रहा हूं इनको रजिस्ट्रेशन करने की बात जो बात आई थी, पहला काम रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए। हाँ, तुरंत लाभ लेने के लिए। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 60 साल के बीच में, श्रमिक की, वो महिला भी हो चाहे कोई भी हो। दूसरे उसमें है कि उनके रजिस्ट्रेशन के लिए 3 कागज है एक फॉर्म में जो भरना है, वो कैसे भरना है वो मैं अभी बताता हूं। एक तो उसको आधार कार्ड चाहिए, आइडेंटिटी, एक फोटो चाहिए, पासपोर्ट, ये लगा के उस पर 20 रुपए के जो है उसकी अंशदान है, 5 रुपए उसमें कमीशन है, 15 रुपए सरकार का अंशदान है। और ये एक साथ 3 साल तक उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इट मीन्स 60 रुपया वो, और ये आपका 15 रुपया, तो 75 रुपए में आप पूरे के पूरे 3 साल के लिए एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा। और यदि 10 साल उसे लगातार हो गए तो ये बहुत सारी जो सुविधाएं थी जो आपको मैंने नाहर सिंह जी ने बताई, उसमें कुछ छूट गई हैं। तो मैं इसमें कल मैंने भेजा भी है, आज जो है राजाराम आनंद जी को भेजा था कि सर ये चीज है इसमें डिटेल में, उनका पंपलेट के रहते हैं, वो पंपलेट के माध्यम से। क्योंकि यूपी में हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक है जन आरोग्य मतलब जो है सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, और आपके पोर्टल्स हैं, ई सेंटर्स हैं, इसकी वेबसाइट है upbowc.in। उस पर जब जाएंगे तो कोई भी आदमी जो एंड्रॉइड फोन रखता है, गूगल है, गूगल पे जाके इसको निकाल के वहां रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो पैसा उसके खाते में हो जाएगा गवर्नमेंट के में। ये जो अपना यदि सेंटर खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है। उसमें यही नहीं रजिस्ट्रेशन, उसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बहुत सारे आप हवाई जहाज के टिकट, ये वो बहुत सारी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो जन सुविधा केंद्र है। पब्लिक जो है, जो कन्वीनियंस सेंटर है, उसके नाम से वो। इसमें मेन चीज और मैं जो कहना चाह रहा था कि ये जो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, इसको स्किल करने के लिए वोकल ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट की है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे इसमें भी क्या है कि एक जो हम आगे की जो प्लान हम लोग करना चाहिए कि इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, जैसे रजिस्टर्ड हो गए, और वो ट्रेनिंग वहां पे बताएंगे, देखो भाई हम आपको ये किसी जैसे अड्डे पे जा रहे हैं, तुम पहले उनको रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन करके जो है कम्युनिटी, जो कोऑपरेटिव सेल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हम इनको एक गवर्नमेंट के काम दे सकते हैं। अब इसमें आई थी जैसे कुछ चीज जो छूट गई थी, मैं कहना चाह रहा था, जैसे ईंट भट्टा है, ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं लोग, वो भी इसमें है। माइनिंग के काम है, आपके लिफ्ट चला रहे हैं, प्राइवेट में आपके जो ये जो क्या कहते हैं, एजेंसियां हैं अपनी, बिल्ड बनाते हैं, घरों में रहते हैं मल्टी स्टोरी, उनमें लिफ्ट चला रहा है कोई, और ये मिट्टी का काम है, या कोई फुटपाथ बना रहा है, या आपके पार्क बना रहे हैं, वो भी सारे लेबर हैं। तो ये वो ये लोग हैं जो वहां पर काम करते हैं, जिनका गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो प्राइवेट में आ गए ठेकेदार के माध्यम से। वो ठेकेदार, इनमें दो चीजें, पीएफ और ईएसआई, ये सुविधा नहीं देता अभी भी। जो इसके नीचे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर्सन या सर्विस प्रोवाइडर, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सर्विस प्रोवाइडर्स को मनुवादी की मतलब जो स्थिति में उनको कह रही है कि तुम भाई इनको काम लो, तुम एक प्रकार के जो है हम आगे भर्ती नहीं करेंगे और रिजर्वेशन ना देना पड़े, इसलिए ये अपनाया जा रहा है। ये मैंने नटसेल में रखा है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। एनीबॉडी कम फॉरवर्ड।